Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss 130 plus marks strategy for your OPSC OCS prelims GS paper 1. So let's begin. So the first thing that we are going to discuss are certain prerequisites that you are going to follow during your preparation. So as we all know that the prelims exam is scheduled in June of this year, and we have around 6 months to prepare, right? So keeping this thing in mind, so here are a few prerequisites. First thing that you should start with is your strong knowledge of the syllabus as well as of the PYQ ट्रेंड्स. तो इसका क्या मतलब है? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर सिलेबस क्या है. यू हैव टू बी selective while preparing. You cannot prepare each and everything. तो पहले तो you have to by heart the syllabus. Second thing that you should know is the PYQ trends. PYQ trends, what does this mean? This means आपने देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे, यू विल सी दैट इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टैटिक डोमिनेट्स. ठीक है, रफली 70% ऑफ योर पेपर इट इज स्टैटिक इन नेचर. इवन इफ द क्वेश्चंस हैव करंट ओरिएंटेशन, वो भी आपका स्टैटिक से लिंक होकर आता है. तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट लर्निंग फ्रॉम योर PYQ एनालिसिस कि आपके पेपर में स्टैटिक डोमिनेट करेगा, और ये एक्सपेक्टेड भी है दिस ईयर एज वेल. सो स्टूडेंट्स सोचते हैं करंट अफेयर्स कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच. सो यू हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक. देन द सेकेंड लर्निंग दैट यू विल बी हैविंग इज कि आपके पेपर में द सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपकी सिंगल स्टेटमेंट होती है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, दैट डोमिनेट्स अराउंड 50% ऑफ द पेपर इज ऑफ सिंगल स्टेटमेंट. ठीक है, प्लस आपका ये हो गया सिंगल. ठीक है, इसके अलावा मोर देन जिसमें 3 ऑप्शंस हो, 4 ऑप्शंस हो, 5 ऑप्शंस हो, ये वाला क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस दे डोमिनेट. ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है कि मेरा फोकस सिंगल स्टेटमेंट और मल्टी जो लेंदी आपके क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन 4 ऑप्शंस, 4 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स, उन पर मेरा फोकस रहना चाहिए. मैं उस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं. ठीक है, फिर आपका आता है, आप अगर एनालाइज करते हो PYQs कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी. ठीक है, ये हमेशा डोमिनेट करता है, पॉलिटी डोमिनेट्स. उसके अलावा आपका कुछ एवरेज टाइप होते हैं, हिस्ट्री हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ. ठीक है, और फिर आते हैं आपके लाइक एनवायरनमेंट, इको, ठीक है, साइंस, टेक एंड सो ऑन. फिर आता है कि ओडिशा एंगल. ठीक है, ओडिशा एज अ सेपरेट सेक्शन वी आर ट्रीटिंग कि आप ओडिशा स्पेसिफिक आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक लास्ट ईयर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस केम. उससे पहले भी ट्रेंड वो सीन की 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट ओडिशा से हो सकते हैं या ओडिशा कुछ कुछ पार्ट हो सकता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम एवरी डायमेंशन. फिर लास्ट लर्निंग जो हमें PYQ से मिलती है, करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस दे कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक स्कीम्स के ऊपर पूछ लिया, कोई प्लेस इन न्यूज़ है उस पर आ गया, कोई पॉलिसी पे आ गया, एक्ट पे आ गया. ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे अवार्ड्स हुए, ठीक है, डेज हुए, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, बुक्स. तो ये जो आपकी फैक्चुअल करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर अदर एग्जाम्स लाइक SSC एक्सेट्रा, बैंकिंग एक्सेट्रा, तो वो भी आपने अच्छे से करने हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स दैट यू हैव टू फॉलो. उसके बाद आपका फोकस आता है आपके जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उसके ऊपर फोकस आता है. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मीन्स दैट आपका जो फंडामेंटल बुक्स हैं, क्लास नोट्स हो, FT प्लस की टेक्स्ट बुक्स हुई, ठीक है, FT प्लस स्टडी मटेरियल हुआ, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है. ठीक है, नाउ वंस यू आर डन विद द स्टैंडर्ड बुक्स, देन यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट विद योर करंट अफेयर्स.
ठीक है। देन योर ओडिशा स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज आपकी लर्निंग स्टेज होगी, लर्निंग स्टेज। वंस यू आर थोरो विद द लर्निंग स्टेज, देन योर फोकस शुड बी ऑन रिवीजन, ठीक है। रिवीजन, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आपने रिवाइज करना है बिफोर द फाइनल एग्जाम, तभी जाके आपको एग्जाम के टाइम पे ही वो चीज याद आएगी, उसको आप रिकॉल कर पाओगे। So once you are done with learning, once you are done with revision, then you have to do practice. Practice में आपका daily practice भी आएगा, and more important are the mocks, क्योंकि अब वो स्टेज आ चुकी है जब हम प्रॉपर टेस्ट दें, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में टेस्ट दें, एग्ज़ाम कंस्ट्रेंट्स में, एग्ज़ाम प्रेशर में हम प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मॉक्स दें। साइमल्टेनियसली यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस PYQs, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हम ये एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज में हम मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, वी ऑल्सो प्रोवाइड प्रैक्टिस वर्कबुक्स बेस्ड ऑन PYQs, ठीक है। और इन सब के बेसिस पे वंस यू आर गिविंग द मॉक्स, वंस यू आर डूइंग द डेली प्रैक्टिस, यू आर प्रैक्टिसिंग विद द PYQs, देन यू हैव टू ऑल्सो सी, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम योर पीयर्स, फीडबैक एज पर योर परफॉर्मेंस, योर सेल्फ एवेल्यूएशन। तो जो फीडबैक से आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस निकल के आ रहे हैं, उसके बेसिस पे यू हैव टू डू इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे आप उनको फर्दर एनरिच कर रहे हो और अपनी वीकनेसेस को आप ओवरकम कर रहे हो। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट बिफोर वी डिस्कस फर्दर थिंग्स। तो ये मैं अज्यूम करूँगा ईच एंड एवरी सीरियस एस्पिरेंट इज फॉलोइंग, whoever is aspiring to score very well in your prelims examination, these are certain prerequisites that you have to mandatorily follow, ठीक है। तो अब जब हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, अब बात आती है कि 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस मार्क्स हैं, जो 130 प्लस मीन्स दैट यू रिक्वायर एटलीस्ट 65 नेट करेक्ट। अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इतने हमारे करेक्ट नहीं होने चाहिए, इतने नेट करेक्ट होने चाहिए आफ्टर काउंटिंग ऑल द नेगेटिव्स एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत ही हाई स्कोर है, बट स्टिल इट इज़ वेरी अचीवेबल। इसके लिए आपको पहले समझना है कि एक्चुअली में OPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता क्या है, ठीक है। आपको एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसना पड़ेगा, आपको कमीशन के माइंडसेट में घुसना पड़ेगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर नहीं करेगी, ये मैटर करेगा कि मुझे आंसर ढूंढना कैसे है, कैसे मैं बताऊं कि ये वाले का ये आंसर होगा, ठीक है। तो ओनली नॉलेज वॉन्ट वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू विल बी एबल टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। से 50-60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसके आगे क्या करें, ठीक है, कि आप इस एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स पास करो। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स नाउ। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, दैट इज नॉट इट इज अ सिलेक्शन एल्गोरिदम, इट इज नॉट एन एग्जाम, ठीक है। एग्जाम पर से, तो यहाँ पर क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, दैट इट इज़ अ सिलेक्शन एल्गोरिदम। ये आपने समझना है। हमें लगता है कि इट इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, इट ऑल्सो the basic aim of any prelims exam is to, we all know that in civil services, why we give a particular exam, we are giving the exam because either the recruitment will be done for your state PCS, ठीक है, और अगर UPSC का एग्जाम है तो ऑब्वियसली एट द नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट विल बी डन। तो हमें ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढनी है जो सिविल सर्वेंट्स बनने लायक हैं, ठीक है, उनमें सिविल सर्वेंट की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो सिर्फ नॉलेज तो एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं हो सकती। तो जो ये सोचता है कि अगर मेरे पास नॉलेज है और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, सो दैट इज़ अ मिथ, ठीक है। तो GS1 इट विल हेल्प फिल्टर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि आप अनसर्टन सिचुएशंस में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कैसे डिसीजन लेते हो, क्या डिसीजन लेते हो, दैट इज़ द लर्निंग हियर। तो ये हमने ध्यान रखना है कि सिर्फ पेपर में नॉलेज के भरोसे आप स्कोर नहीं कर सकते। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके वो जो ट्रेड्स हैं सिविल सर्वेंट बनने के, वो आपके टेस्ट होंगे,
ठीक है। तो क्या है इसमें लॉजिक, अब आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर सारे एस्पिरेंट्स हर क्वेश्चन को इक्वली देखने लग जाएं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, ये दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके वो क्वेश्चंस को अगर व्यू करने लग जाएं, तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, हमें ये चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि ये बना ही इसलिए कि इसको स्किप किया जाए। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है और मैं लेकिन इसको सॉल्व कर सकता हूँ बेस्ड ऑन वेरियस टूल्स दैट आई एम हैविंग एट माय डिस्पोजल। तो ऐसे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को इक्वल नहीं मानना है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर अस कि हर क्वेश्चन अगर हम इक्वल मानने लग गए तो हम अच्छे से पेपर को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका एग्जाम होता है, GS1 का एग्जाम होता है, इट इज प्री कैलिब्रेटेड बिफोर प्रिंटिंग। प्री कैलिब्रेशन का क्या मतलब है कि उसमें ऑलरेडी पेपर को इंटरनली डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जैसे एंकर क्वेश्चंस। ठीक है, एंकर क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चंस हर कोई आंसर कर सकता है जिसने भी सीरियस प्रिपरेशन की है। दूसरा, सेपरेटर क्वेश्चंस। सेपरेटर, अब इसका क्या मतलब है, सेपरेटर क्वेश्चंस वो होते हैं जो एवरेज और सीरियस एस्पिरेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। हमें एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम्स फिल्टर आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिजेक्टर क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको देख के हमें टेम्पटेशन होता है कि अटेम्प्ट करें, जानबूझ के डाले जाते हैं ट्रैप क्वेश्चंस कि भाई करो अटेम्प्ट और ट्रैप में फंस जाओ। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को वी हैव टू इग्नोर। ठीक है, तो अगर आप अपनी अप्रोच ऐसे रखोगे कि मेरे को एंकर क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, सेपरेटर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और रिजेक्टर क्वेश्चंस को छोड़ देना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दैट स्कोर ऑफ 130+। तो ये चीज़ आपने शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। साइमल्टेनियसली आपको अपनी जो लर्निंग फेस है, रिवीजन फेस है, प्रैक्टिस फेस है, उसको चलाना है, और दूसरी तरफ आपका माइंडसेट धीरे धीरे रिफाइन होना चाहिए इस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। दूसरी लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है कि पेपर को आप सब्जेक्ट वाइज नहीं मान सकते। व्हाट डज दिस मीन नाउ, दिस मीन्स कि हम सोचते हैं कि पेपर भाई इसमें पॉलिटी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें जियोग्राफी है, इसमें इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन जब हम पेपर को अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड ना करके उसको डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड करें। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट वी हैव टू डिवाइड द पेपर ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव डिफिकल्टी। अब स्टूडेंट पूछ सकता है सर व्हाट डज कॉग्निटिव डिफिकल्टी मीन्स, दिस मीन्स दैट जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो आपको वो क्वेश्चन क्या फील करवाता है। ठीक है, सो इट कैन बी अ रिकग्निशन बैंड, भाई जो क्वेश्चन सीधा आपकी मेमोरी रिकॉल पे फोकस करे। ठीक है, फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वैलिडेशन बैंड। ठीक है, वैलिडेशन बैंड कौन सा होता है, वैलिडेशन बैंड में आपका फोकस रहता है किसी चीज़ की करेक्टनेस को कंफर्म करने का। ठीक है, तो आपने एक स्टेटमेंट की करेक्टनेस को वैलिडेट करना है। थर्ड होता है रिजेक्शन बैंड। रिजेक्शन बैंड मीन्स हमें इनकरेक्ट चीज़ ढूंढनी है, क्या गलत है उस पर हमारा फोकस रहता है। और फोर्थ होता है कन्फ्लिक्ट बैंड। कन्फ्लिक्ट बैंड मीन्स एक चीज के मल्टीपल ट्रूथ्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको 130+ का स्कोर चाहिए तो आपका फोकस सेकंड और थर्ड बैंड पे होना चाहिए, राइट क्योंकि रिकॉल वाला तो वो हो गया जिसमें आपने तैयारी की है, आपको तैयार है, आपने एकदम से उसको मार्क किया एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। लेकिन अगर आपको वही 65 नेट करेक्ट चाहिए तो आपको सेकंड और थर्ड बैंड को मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फोर्थ बैंड होता है इससे हमें बच के रहना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच विल डिक्रीज आवर स्कोर। जैसे वो टेम्पटेशन वाली बात है कि भाई ये वाली चीज में आप फंस सकते हो, आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज द कन्फ्लिक्ट बैंड। तो यहां पर लर्निंग ये है कि सिर्फ स्टडी करने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। आपको
अप्रोच सीखनी होगी, आपको आर्ट सीखनी होगी कि प्रीलिम्स में जी ओपीएससी प्रीलिम्स में एमसीक्यू सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बनती है इस डिस्कशन में वो कि हर आपका जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो एक इंटेंट से बना होता है। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे जो ये 4 बैंड्स हैं, तो एक इंटेंट होता है आपका कंफर्मेशन इंटेंट, कंफर्मेशन। तो ये हम जो जितने भी हमने बैंड्स डिस्कस किए उसी की बेसिस पे, कैन यू वेरीफाई द फैक्ट। तो इसमें इस पर्टिकुलर में आपको सीधा ओपीएससी ये टेस्ट कर रहा है, कैन यू वेरीफाई द फैक्ट। ठीक है, दूसरा आपका होता है रिजेक्शन इंटेंट। ठीक है, रिजेक्शन इंटेंट, कैन यू स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इंटेंट्स की बात कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन का इंटेंट क्या है, कि क्या एस्पिरेंट गलत स्टेटमेंट को स्पॉट कर पा रहा है। तीसरा आता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेंशन। नाउ ये क्या है, कैन द एस्पिरेंट प्रोसेस मैनी स्टेटमेंट्स इन अ फास्ट मैनर। अब आपके पास 2 आवर्स है, 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, तो 4 स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, 5 स्टेटमेंट है। तो ऐसे में क्या आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप जल्दी जल्दी सारी स्टेटमेंट्स को प्रोसेस कर पाओ। क्योंकि जब आप फील्ड में होगे एज अ सिविल सर्वेंट, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हो, अब रिपोर्ट है 200 पेज की, 300 पेज की, एंड यू हैव टू गिव क्विकली 1 पेज समरी टू योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, योर सीनियर। तो ऐसे में क्या आपके पास वो क्षमता है, क्या आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप इतनी इंफॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर सको। लास्ट, टेम्पटेशन। ठीक है, तो सीधा है कि क्या आप किसी चीज को अटेम्प्ट करते हो डिस्पाइट हैविंग सर्टेन डाउट्स। ठीक है, तो कि क्या आप ट्रैप में फंसते हो, कि अगर आपको कोई लुक्रेटिव चीज़ दी जाए, क्या आप उसको अपने जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उससे हट के आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। तो ऐसे में जो 130 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो अपना टेम्पटेशन को कंट्रोल रखेंगे, वो रिजेक्शन को मास्टर करेंगे, तभी आपका स्कोर 65 प्लस नेट ठीक पे आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग बनती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंटेंट्स कि जरूरी नहीं है कि पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं तो मैंने 100 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि 60-70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपकी एक्यूरेसी घटने लगती है। वी आर ह्यूमंस, तो आवर पोटेंशियल इज लिमिटेड। तो 60-70 के बाद आपका एक्यूरेसी घट जाएगी, एंड 80 टू, अगर आपका अटेम्प्ट 70 से 80 के बाद है, ठीक है, से आप 80, 81, 82, 83 ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लर्निंग क्या निकल के आती है कि भाई आपके जो 50 to 60 क्वेश्चंस है इनिशियल, उनको तो आप करो हाईएस्ट एक्यूरेसी से, बिकॉज यू आर वेरी सर्टन विद दोज। नेक्स्ट 20-30, जो कि नेक्स्ट 20-30 होंगे, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट में है, 3 स्टेटमेंट में पंगा है, सो दीज विल बी एलिमिनेशन डिपेंडेंट। भाई आपको ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एलिमिनेशन टेक्निक्स आप उसको सही आंसर को निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस पर निर्भर करेगा। तो अगर इससे ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो यू विल बी इन अ ट्रबल। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एनी प्रीलिम्स एग्जाम इट बिकम्स होस्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो वो आपने ये चीज़ समझनी है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। भाई इतने ही अटेम्प्ट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही ल्यूक्रेटिव क्यों ना लगे मुझे। राइट, अब आती है नेक्स्ट चीज़, दैट मेटा पैटर्न, दैट एवरी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें कुछ क्लू देता है, कुछ हिंट देता है। ठीक है, कि अब इसका क्या मतलब है, अगर आप देखोगे जो सिंगल स्टेटमेंट होते हैं मोस्टली दे आर फैक्चुअल इन नेचर, द सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, और अब जैसे मैंने बताया दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर। तो ऐसे में ये यहाँ पर उनका टास्क क्या है, व्हाट इज द टास्क है द of putting these kind of options, the task is they want to test your knowledge। ठीक है, तो पर्पस समझने की कोशिश है। तो जब भी आप सिंगल स्टेटमेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज चेक कर रहे हैं।
ठीक है। सेकंड आते हैं आपके स्टेटमेंट कॉम्बोज। स्टेटमेंट कॉम्बोज, वन स्टेटमेंट हो सकता है, सॉरी 2 स्टेटमेंट्स हो सकता है, 3 स्टेटमेंट्स हो सकता है। तो वो आपका जजमेंट स्ट्रेस चेक कर रहे हैं। द पर्पस हियर इज जजमेंट स्ट्रेस। They want to see that whether you can deal with multiple statements at a one particular point of time or not. ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं दैट विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, उस टाइप के क्वेश्चंस, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कि क्या आप एलिमिनेट कर पाते हो चीज़ों को। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में और 3 स्टेटमेंट्स हैं या 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि क्या आप सीधा करेक्ट आंसर पे फोकस करोगे या आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को डिलीट कर करके आप सीधा करेक्ट आंसर पे चलोगे। तो हेयर दे विल बी टेस्टिंग योर एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज। एंड लास्टली, ऑल और नन बेस्ड ऑप्शंस, कि क्या आप उस ट्रैप में तो नहीं फंस जाते कि भाई ये तो चारों स्टेटमेंट्स ठीक लग रही हैं या ये सारी गलत लग रही हैं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन पे अगर हम बात करें तो वो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट वालों पे, लेकिन बाकी जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका फर्दर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। राइट, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे, ऑप्शन पैटर्न के बेसिस पे एग्जामिनर मुझसे क्या जांचना चाह रहा है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट वाइल यू आर अटेम्प्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मुझे पता लग गया इस वाले क्वेश्चन में वो मेरी ये स्ट्रेटेजी जांचना चाह रहा है, तो भाई एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी मुझे। ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो हम हमेशा बात करते हैं कि पॉलिटी से इतने आ गए, हिस्ट्री से इतने आ गए, इकोनॉमी से इतने आ गए। ठीक है, वो सब बात करते हैं, लेकिन अगर किसी को 130 का टारगेट है तो हमें एक फर्दर स्टेप जाना पड़ेगा, दैट इज द सर्टिनिटी डेंसिटी। अब ठीक है भाई, पॉलिटी आता है, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जियो हिस्ट्री ये भी अच्छे खासे क्वेश्चंस लेके आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिटी से 18 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मैं इन सबके सबको ठीक से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ बात ये नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने आ रहे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चंस में मोर देन 90% कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो अगर पॉलिटी से फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकली आपका एक सब्जेक्ट है एक्स। ठीक है, एक्स, इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट है वाई, इसमें से 14 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर यहाँ पर x में आपको सिर्फ 60% आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 12 अटैम्प्ट कर पाता हूँ, क्योंकि 12 बाकी के 8 क्वेश्चंस वो डिफ़िकल्ट होते हैं, मैनेज नहीं हो पाते। और दूसरा सब्जेक्ट है वाई। ठीक है, इसमें मैं मोर देन 90% कॉन्फिडेंस से सोल्व कर पाता हूँ, तो रफली आपका फिगर इससे ज़्यादा आएगा। तो ये क्या लर्निंग है कि भाई सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आने, ये भी देखना है कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में हमेशा विद हाई एक्यूरेसी कर पाता हूँ, मेरा ROI ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है पेपर में, जिसने भी 65 नेट का टारगेट रखा है, कि मुझे अपनी सर्टिनिटी डेंसिटी को मैक्सिमाइज करना है। कि भाई पॉलिटी से अगर क्वेश्चंस 20 आते हैं, ठीक है, तो मेरे को 20 के 20 ठीक करने हैं, और वो इजी होते हैं, इजीली टैकल हो जाते हैं, इसलिए मेरी वहां पर एक्यूरेसी मेरी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को सर्टिनिटी डेंसिटी के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करेंगे, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज। राइट, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि OPSC को स्टेटमेंट MCQs ही क्यों पसंद है। ठीक है, मैंने बताया जैसे आपको कि मेजोरिटी आफ्टर योर सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स, चाहे वो 4 हो 5 हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले माइंड में रखिए कि मैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए टेस्ट दे रहा हूँ, तो ऐसे में दे विल बी मेजरिंग माई हेजिटेशन टाइम।
ठीक है, क्वेश्चन देखा, 4 स्टेटमेंट, डर लगा, दूसरे पे चला गया। दे विल फोर्स वर्किंग मेमोरी ओवरलोड। ठीक है भाई, पैनिक टाइप ऑफ वो करेंगे कि, क्योंकि देखो जब आप एकदम से देखते हो कि लेंथी क्वेश्चन है, तो जो आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ा होता है वो भी सब कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप उसको मिक्सअप करने लगते हो। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर्ड है, क्या आप उसको सही से इस्तेमाल कर पाओगे? देन ट्रिगर फॉल्स फैमिलियरिटी बायस। ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स डाली जाएं जो, अच्छा ये तो जानी पहचानी चीज़ लग रही है, चलो करेक्ट मार्क कर देते हैं, जबकि वहाँ पर कोई ट्रैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर नॉट ओनली टेस्टिंग योर कंसेप्ट्स, सो हेयर again as I told you, they are testing through different approach, like one statement के basis पे your recall, two statements के basis पे your conflict that is being tested, 3+ statements में they will be putting paralysis kind of your traps। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि which of the above statements is correct, क्वेश्चन इज विल दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट पैनिक। तो जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठ रहे हो, जब प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो एमसीक्यूज को, तो अपना माइंडसेट, अपना जो साइकी है उसको ऐसे तैयार करो कि भाई मेरे को डरना नहीं है। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में, हर एक पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन के पीछे कोई अदर ऑब्जेक्टिव है, मुझे उसको भी टैकल करना है। मुझे सिर्फ ये नहीं दिखाना कि भाई मैंने इंडियन पॉलिटी अच्छे से कर ली है, मुझे ये भी दिखाना है कि भाई मैं अगर 4 भी दोगे, 5 भी दोगे, डरता नहीं हूँ, मैं आपके ट्रैप्स में नहीं फंसने वाला, मैं आपके बायसेस में नहीं फंसने वाला, मैं बहुत स्मार्ट कैंडिडेट हूँ, मैं इतने स्टेटमेंट्स के बीच में से भी ट्रैप जो आपने डाला हुआ है उसको पहचान लूंगा। सो दैट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, तो अब ऐसे में हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टूल बनता है, दैट एवरी ऑप्शन, ठीक है, इन एनी क्वेश्चन एवरी ऑप्शन इट शुड पास थ्रू वन फिल्टर। तो आपने क्वेश्चन पूछना है, एक ही क्वेश्चन पूछना है, कैन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन बी 100% करेक्ट विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, कि हर सिचुएशन में क्या ये पर्टिकुलर ऑप्शन फिट बैठता है। ठीक है, तो ऐसे में, ठीक है, ये अब हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल, कि कुछ ऑप्शंस, कुछ स्टेटमेंट्स दे आर यूजिंग एब्सोल्यूट लैंग्वेज, एब्सोल्यूट, लाइक ओनली, विदाउट, नन, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो क्या वो हर सिचुएशन में वैलिड है? दूसरा, क्या ये पर्टिकुलर चीज इज इट कवरिंग मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज। थर्ड, इट साउंड्स परफेक्टली फ्रेम्ड, perfectness is being reflected. Fourth, it explains things too fast and too much, too much। तो ऐसे में अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ऑप्शन ये चीज करता हुआ दिखता है, तो दैट कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। आप देखोगे कि बहुत बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आइडिया, इट विल नॉट बी वैलिड इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, हम कोई ना कोई ऐसी सिनेरियो, ऐसा पर्टिकुलर केस ढूंढ ही लेते हैं जहां पर वो चीज़ वैलिड नहीं बैठती। तो अगर आपको स्टेटमेंट में ऑल शब्द दिख रहा है, शुड दिख रहा है, ठीक है, जहां पर हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा है एग्जामिनर ने, तो वो चीज़ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके आपके पास डिफरेंट एलिमिनेशन टूल्स होने चाहिए।
ठीक है। तो वो टूल एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टेटमेंट को खुद से पूछो क्या ये हमेशा वैलिड बैठ सकती है, क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लॉजिकल है, कॉमन सेंस यूज करो, क्या ये स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल है। ठीक है, तो ऐसे करोगे आप तो आप देखोगे कि जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर ओवर कंस्ट्रक्टेड, they are over constructed in nature, and the correct options, they are limited, they are bare। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चीज परफेक्ट लगे, एक्सट्रीम लगे, ठीक है, मल्टीपल आइडियाज रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसके डिफरेंट लेयर्स हो, सब्जेक्टिव हो, वो हमेशा गलत स्टेटमेंट होती है, राइट। सो important consequence, important corollary of this is that most dangerous questions are familiar but uncomfortable। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि भाई जैसे ही क्वेश्चन देखा हमें लगेगा कि ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज भी अच्छी खासी ठीक लग रही है, बट आप देखोगे कि वहाँ पर कोई क्लियर रूल नहीं बैठ रहा है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके टेम्पटेशन, आपके इम्पल्स कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। तो एक अंदर से आवाज़ उठती है, नहीं भाई ये तो फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई, जीएसटी देखते ही ये तो करना ही है, जीएसटी पे मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इतने अच्छे से रिवाइज की है, इस मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी पे क्वेश्चन आ गया, मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर की है। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो लेकिन अगर हमें हाई स्कोर रखना है, हमें अपने ये रखना है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, और इस ट्रैप से फंसना होगा। सो अब निकल के आती है जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे, दैट द रियल यूनिट ऑफ एनालिसिस इज नॉट द क्वेश्चन बट द ऑप्शंस। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका अप्रोच क्या रहने वाली है। तो हमें लगता है कि हम एनालाइज करें टॉपिक को, स्टेटमेंट को, सिलेबस को, ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ें जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब मैटर करती हैं, जब लेकिन अटैम्प्ट करने चलते हो तो हमें एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसना होगा। हमें ये सोचना होगा कि कमीशन ने, पेपर सेटर ने ये ऑप्शन ऐसे क्यों डिज़ाइन किया, क्या ये लीगली पॉसिबल है, वेदर इट इज़ लीगली पॉसिबल। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन लीगली पॉसिबल है, क्या ये लॉजिकल है, लॉजिकल, कॉमन सेंस, ठीक है, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या ये ओवर जनरलाइज्ड है, ठीक है, क्या ये टेक्निकली करेक्ट है, टेक्निकली इनकरेक्ट है, टेक्निकल, क्या ये कंटेक्स्ट के हिसाब से ये ठीक है या कंटेक्स्ट के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, देखो अब बात आती है, एक होता है करेक्ट ऑप्शन, एक होता है इनकरेक्ट। ठीक है, अगर सपोज करो कि करेक्ट ऑप्शन स्ट्रोंग होता, इफ इट वर स्ट्रोंग, तो वो एकदम से दिख जाता, तो फिर हमें कोई डिफिकल्टी ही क्यों होती करेक्ट आंसर पे आने पे, अगर वो इतना ही हमें विजिबल होता। तो दीज करेक्ट ऑप्शंस दे आर रेयरली स्ट्रॉन्ग, मोस्टली इन योर सिंगल स्टेटमेंट दे आर स्ट्रॉन्ग, वो आपको एकदम से पता लग जाता है ABCD में से कौन सा ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि भाई 2 में फंस गया मैं, ठीक है। तो लेकिन जो इनकरेक्ट होते हैं, द इनकरेक्ट क्वेश्चन, द ऑप्शंस और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, दे आर इंजीनियर टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये आपको साफ दिखने चाहिए भाई ये तो गलत है, ये तो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, ये तो लीगली पॉसिबल नहीं है, ये तो ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो ये यार दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है, तो अब B में सपोज करो ये एक 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 1 2 3, और 1 2 3 में से हमें पता लग गया कि 3 इज लीगली इम्पॉसिबल, 3 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है।
ये पता लग गया 3 इज लीगली इम्पॉसिबल, तो हम सीधा एलिमिनेट कर देंगे BCD को। तो इम्पोर्टेंट लर्निंग हेयर इज कि हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट ढूंढने के बाद मैं एलिमिनेट करता चलूँगा जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, और जो बच जाएगा दैट विल बी अल्टीमेटली करेक्ट थिंग। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आपको जिसको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है, कि मेरा फोकस ऑप्शंस पर होना चाहिए रादर देन ऑन द टॉपिक। भाई GST पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कराया है। अब मॉडर्न इंडिया में से ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा। ठीक है, तो अगर वर्ड देखते ही, कीवर्ड देखते ही ये आ जाए अंदर कि भाई ये तो कराया है, दैट इज़ नॉट देयर। ठीक है, तो अब ऐसे में इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज़ बनती है, दैट इज़ योर FT प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ करनी है कि आपको 130 प्लस स्कोर करना ही है GS1 में, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम FT प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऑफ 2025 विच स्टार्टेड ऑन 15th Jan, दैट इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ठीक है, क्यों? बाकी जो मॉक्स होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो सिलेबस टेस्ट करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन है नहीं है, दे फोकस अपॉन रिकॉल। ठीक है, दे फोकस अपॉन भाई कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्या, उस चीज़ पे फोकस होता है। जबकि हमारा यहाँ पर फोकस है थ्रू प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस ऑन योर PYQs। ठीक है, तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पेपर्स हैं, दे हैव बीन बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ PYQ फेलियर पैटर्न्स। तो हम हमारी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, दे आर ऑफ द नेचर ऑफ दैट दे साउंड फैमिलियर बट दे आर रॉन्ग। द ऑप्शंस दे आर बाउंड्री टेस्टिंग इन नेचर। तो हम फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को कि यू टेक अ पॉज, see if that particular option can be rejected, if that particular statement can be rejected, or क्या the question altogether has to be left। तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आर्ट, आप प्रीलिम्स MCQ सॉल्व करने की आर्ट्स को मास्टर करें रादर देन जस्ट कि भाई इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, तो आपकी जो नॉलेज है वो। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू अवॉइड wrong decisions, and this is what exactly your OPSC GS1 rewards. Our focus is not to make students attempt more कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो, स्कोर निकल के आएगा। नो, हमारा फोकस इस पे रहता है भाई आपको सीखना है कि गलत डिसीजन लेने से कैसे बचें, कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, कैसे एलिमिनेट कर करके स्टेटमेंट्स को हमें सही वाले पे पहुंचना है। ठीक है, सो द फाइनल ट्रूथ दैट emerges from the entire discussion is that OPSC does not select the best student। ठीक है, तो OPSC को ये नहीं चाहिए भाई अभी ये इंसाइक्लोपीडिया टाइप ऑफ कैंडिडेट है, ही हैज ट्रिमेंडस नॉलेज। तो सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती है व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स मोर कि आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो के भी क्या आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को, जो कि डायनामिक होते हैं, जो कि कभी भी सेम नहीं रहते, क्या फिर भी वर्क कर सकते हो, क्या फिर भी आप प्रैक्टिकल फिजिबल सॉल्यूशंस दे सकते हो, वो चाहिए हमें। सो OPSC इट सेलेक्ट्स द कैंडिडेट्स who know when to stop, knows when the certainty ends, controls their ego inside the exam hall. So all these three, they reflect a trait of a civil servant. तो 130 प्लस स्कोर आपका एग्रेसिव प्रिपरेशन से नहीं आने वाला है, इट विल कम फ्रॉम स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट इवन विथ लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इन द सेंस आपने फंडामेंटल बुक्स की हुई हैं, करंट अफेयर्स किया हुआ है, ओडिशा रिलेटेड किया हुआ है, PYQs किए हुए हैं, कोई एडवांस लेवल आपने PhD लेवल प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन इन टूल्स के होते हुए भी आप ये स्कोर टच कर सकते हो।
इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू डिसिप्लिन्ड रिस्ट्रेंट। अगर आपको लगता है कि मैंने जीएसटी पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, आई विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सो यू आर बाउंड टू फेल, यू आर बाउंड टू फेल। लेकिन अगर आप वो कैंडिडेट हो जो ये बोलता है आई कांट वेरीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग सेफली, हेंस आई विल लीव इट, आई कांट वेरीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस मीन्स दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आई विल एलिमिनेट इट। तो जो ये अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व करते हैं, दे क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन we have discussed two fundamental things, that first of all that the prerequisites, there is no shortcut to hard work, तो वो चीज़ आपको करनी होगी, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग विद थोरो विद द सिलेबस, थोरो विद योर PYQs, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स, वो सब करके ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक इम्प्रूविंग योर सेल्फ, देन यू हैव टू ऑल्सो लर्न द आर्ट कि मेरे को माइंड में घुसना है कमीशन के, मुझे माइंड में घुसना है एग्जामिनर के, और जांचना है कि इसने ये क्वेश्चन डाला है, ये ऑप्शन का स्टाइल डाला है, 3 स्टेटमेंट डाली हैं, 4 डाली हैं, ABCD टाइप का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, तो इसके थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे वो समझ के जो गलत ऑप्शंस हैं, जो गलत स्टेटमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करना है, और जो सही है वो अल्टीमेटली रह जाएगा, उसको OMR में मार्क करना, ठीक है। और एक लेवल के बाद मुझे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो मुझे लगता है कि ये यहाँ फंस गया हूँ या इसकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यू हैव टू लीव दैट, राइट। सो अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट क्वेश्चंस हैं, और जो इनकरेक्ट है, उनको भी बैलेंस करना हमें आना चाहिए। I hope with this understanding you must have learned new techniques, new approach to attempt your OPSC OS prelims 2025 exam. So I hope you will be able to apply this approach, these techniques in your actual paper. Thank you everyone.